In this super lecture, inshallah, we will be covering evolution and inheritance. स्टार्टिंग विद एवोल्यूशन हमने डिस्कस किया था कि एवोल्यूशन में हमारे पास दो मेन थ्योरीज हैं. नंबर वन इज़ द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. इस थ्योरी को मानने वालों को हम एवोल्यूशनिस्ट कहते हैं ना. अच्छा, लाइक एवोल्यूशनिस्ट क्या बिलीव करते हैं कि जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं या स्पीशीज़ हैं वो अपनी जो प्रेजेंट फॉर्म है या उनकी जो मॉडर्न फॉर्म है वो पहले उस फॉर्म में नहीं थे, बल्कि क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं. जबकि दूसरी तरफ हमारे पास थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है, जिसके मानने वाले बिलीव करते हैं कि जो जितने भी लिविंग स्पीशीज़ हैं, लिविंग क्रिएचर्स हैं, वो सब के सब एक स्पेशल डिज़ाइन से क्रिएट हुए हैं और किसी ने उनको क्या किया है, क्रिएट किया है. देयर इज़ अ मास्टर ब्रेन बिहाइंड दिस ऑल क्रिएशन, राइट. तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि जैसे कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के मानने वाले में हमारे पास लमार्क आ जाता है, हमारे पास डार्विन आ जाता है, हमारे पास अरिस्टोटल आ जाता है. पीटीपी की बुक की लाइन अगर एमसीक्यूज आ जाए कि किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया था, तो आप एरिस्टोटल लगाओगे. जबकि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में हमारे पास कैरोलोस, लीनियस जैसे कि आ जाते हैं, जिन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया था, जिन्होंने नॉमन क्लेचर दिया था ना, राइट. हमने एफएससी में फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 5 में इसको डिस्कस किया था. उसने सिमिलर स्पीशीज़ को सेम जीनस में और सिमिलर जेनरा को वन फैमिली में रखा था. और वो किस में बिलीव करते थे, कैरोलॉस, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. अच्छा, यहाँ से हम आगे चलें. सबसे पहले हमने जो कुछ टाइम पीरियड है जो हमने डिस्कस किया था, हमने कहा था कि बायोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं कि अर्थ हमारे पास 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है और लाइफ बिगन हुई थी 3.5 बिलियन ईयर्स पहले. अगर ये भी हमसे कुछ आ जाए कि लाइफ ऑन अर्थ बिगन 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, या फिर द फर्स्ट प्रोकैरियोट अराइव्ड ऑन दिस प्लैनेट, वो भी हमारे पास 3.5 बिलियन ईयर्स अगो. फिर हमने डिस्कस किया था कि ओजोन लेयर की सिंथेसिस कब हुई थी, वो हमारे पास कितने पीरियड है, 420 मिलियन ईयर्स पहले. फिर हमारे पास फर्स्ट यूकैरियोट कब आया था, तो वो हमारे पास क्या है, 1.9 या फिर तो 2.1 बिलियन ईयर्स पहले फर्स्ट यूकैरियोट की क्या हुई थी, एवोल्यूशन हुई थी, राइट. अच्छा, फिर हमारे पास हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोकैरियोट से. हमने क्या किया था कि सबसे पहला जो लिविंग क्रिएचर था वो प्रोकैरियोट था. प्रोकैरियोट में कौन सी, आर्कियोबैक्टीरिया, जिसको हम आर्किया भी कहते हैं. हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा में पेंक्सपर्मिया थ्योरी को डिस्कस किया था, जो थ्योरी कहती थी कि वो पहला प्रोकैरियोट इस अर्थ पर आया कैसे, राइट. वो प्रोकैरियोट की बिगिनिंग कहाँ से थी, तो वो थ्योरी कहती थी कि भाई स्पेस में किसी और प्लैनेट में कोई लाइफ थी. अब उस लाइफ ने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, वी डोंट नो, वहाँ से क्या हुआ है, मीटरियोइड या एस्टेरॉयड या किसी रॉक की शक्ल में क्या हुआ है, वो वहाँ पे क्योंकि लाइफ थी तो वहाँ से बैक्टीरिया इन मीटियोरॉइड्स या एस्टेरॉइड्स की मदद से ज़मीन पर आके टकराए, अर्थ से आके टकराए, और लाइफ क्या होगी, वहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र होगी, राइट. हमें नहीं पता कि क्या उन्होंने इंटेंशनली जो वो वहाँ पे लाइफ थी, उसने इंटेंशनली ऐसा किया था. जैसे कि हम मार्स पे जाने की कोशिश कर रहे हैं ना, हमारा जो स्पेस एक्स का प्लान है वो क्या है कि 2050 से पहले इंसानों को मार्स तक पहुंचाना है, शिफ्ट करना है, राइट. तो हम इंटेंशनली जा रहे हैं मार्स पे, ठीक है. अब क्या एलियंस ने इंटेंशनली लाइफ को, प्रोकैरियोट्स को अर्थ पर सेंड किया था या अनइंटेंशनली था, ये वी डोंट नो. तो पहला प्रोकैरियोट हमारे पास 3.5 बिलियन ईयर्स पहले आया था, वो आर्कियोबैक्टीरिया था. अच्छा, क्योंकि हमारे पास तब रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था ना, हम इसको भी डिस्कस करते हैं. तो जो ज़मीन थी वो ज़्यादातर ढकी हुई थी हमारे पास पानी में, हॉट वाटर स्प्रिंग्स में, राइट. अच्छा, पानी के नीचे हमारे पास हाइड्रोथर्मल वेंट्स थे. हाइड्रोथर्मल वेंट्स हमारे पास किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं, लाइक ये देखो, सी वाटर, क्योंकि नीचे ज़मीन का सरफेस क्रस्ट तो ज़मीन की
ठंडी है, लेकिन ज़मीन का जो कोर है या ज़मीन की तरफ जब हम जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। और ज़मीन का जो अर्थ का जो कोर है वो मोल्टन, नॉट मोल्टन बट आयरन से मिलके बना हुआ है, राइट। अच्छा, तो सी वाटर जब सी वाटर जो सरफेस में होते हैं वो थ्रू दी हेल्प ऑफ दी स्मॉल कैनाल्स क्या जाते हैं, वो किसी तरीके से हॉट रॉक्स या फिर तो मैग्मा के करीब पहुंच जाते हैं, फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, ऑफ कोर्स बॉइलिंग वाटर में या वेपर्स में। वही वेपर्स जब ऊपर जाते हैं तो उसको हम उस तरह के उसको क्या कह देते हैं हम, वेंट, हाइड्रोथर्मल वेंट्स। तो बिलीव करते, और ये कौन सा प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो सबसे पहले एवोल्यूशनरी एक वेंट हाइपोथेसिस उन्होंने दी, कहते हैं कि भाई लाइफ 3.5 बिलियन ईयर्स पहले जो आर्कियोबैक्टीरिया थे वो वहीं हाइड्रोथर्मल वेंट्स से उन्होंने अपना सर्वाइवल या फिर तो लिविंग जो टाइम पीरियड है उसको स्टार्ट किया है। वहाँ पर क्यों, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर ऑप्टिमम था उसके आर्कियोबैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए। सो दिस इज कॉल्ड एज वेंट हाइपोथेसिस। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ हमारे पास अभी हमने डिस्कस किया, तो सबसे पहले हमारे पास जो एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ था वो क्या था, रिड्यूस्ड था, विदाउट ऑक्सीजन था। रिड्यूस का क्या मतलब है, विदाउट ऑक्सीजन, ओजोन नहीं थी या ओजोन कम थी, तो वहाँ पर जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है सन से वो ज़मीन तक पहुँच सकती थी या आती थी। तो जो सबसे पहले जो ऐसा फिर वही हमारे पास एटमॉस्फेयर किस में कन्वर्ट हुआ, मॉडर्न ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ। फिर सबसे पहले लिविंग क्रिएचर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रोकैरियोट थे, वो कौन से थे, एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप्स। फिर हमारे पास वो कन्वर्ट हुए ऑटोट्रॉप्स में। ऑटोट्रॉप्स में भी सबसे पहले कौन से आए, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स क्या करते थे, अनलाइक फोटोसिंथेसिस, ये केमिकल्स की मदद से हमने डिस्कस किया था कि केमिकल्स से एनर्जी को क्या करेंगे, निकालेंगे और अपनी जो शुगर की, अपने कार्बोहाइड्रेट की क्या करेंगे, सिंथेसिस करेंगे। और ये हमारे पास क्या है, ये जो ऑर्गेनिजम्स थे जो केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स थे वो बाद में किस में कन्वर्ट हुए, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स में। और जो सबसे पहले फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स थे वो सोर्स, हाइड्रोजन के सोर्स के लिए क्या लेते थे हमारे पास, हाइड्रोजन सल्फाइड को, राइट। और उससे हाइड्रोजन सल्फाइड से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की रिड्यूसिंग करते थे और शुगर को क्या करते थे, सिंथेसिस करते थे। उसके बाद क्या हुआ, एटमॉस्फेयर हमारे पास जब फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स आए, ऐसा ऐसा ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में कंज्यूम होना शुरू हुई, ओजोन की लेयर बनना स्टार्ट हुई, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ज़मीन पर जब कम आना स्टार्ट हुई तो ज़मीन पर भी जो लाइफ है वो फैली। और ऐसा विद इन जो हमारे पास 420 मिलियन बैक हमारे पास ओजोन की लेयर इतनी ज़्यादा इनफ बन चुकी थी या प्रोटेक्टिव हो चुकी थी कि वो ज़मीन पर लाइफ को स्टेबल कर सके। अच्छा, उसके बाद हमने ये डिस्कस करते हैं। अच्छा हाँ, अब सवाल पैदा होता है कि प्रोकैरियोट को तो चलो ठीक है, हमें समझ आ गई कि प्रोकैरियोट हम कह रहे हैं कि पेंगस्पर्मिया थ्योरी के हिसाब से कि बाहर किसी और एलियन सिविलाइजेशन से हमने वहाँ से थ्रू द हेल्प ऑफ मीटरियोट ज़मीन पर आए के ट्रांसफ़र हो। अब यूकैरियोट्स की किस तरह से सिंथेसिस हुई, प्रोकैरियोट के बाद यूकैरियोट कहाँ से आ गए, जो हम कह रहे हैं कि 2.1 बिलियन ईयर्स पहले फर्स्ट प्रोकैरियोट हुए थे। तो उसके लिए हमने दो थ्योरीज पढ़ी थी, एंडोसिम्बायोसिस और इन्वेजिनेशन। एंडोसिम्बायोसिस किसने दी थी, लेंग्स मार्गुलीज ने। ये हमारे पास क्या थे कि भाई जो प्रोकैरियोट थे उसने अपने जैसे ही दूसरे ऑर्गेनिजम्स को क्या किया, अपने सेल के अंदर क्या दी, इसको जगह दी और दोनों ने एक दूसरे को फ़ायदा दिया। और ऐसा वहीं जो एक बड़े प्रोकैरियोट ने, एक बड़े सेल ने अपने जो एंसेस्टर प्रोकैरियोट को इनगल्फ कर लिया था, वहीं प्रोकैरियोट बाद में ऐसा इवॉल्व होकर किस में कन्वर्ट होगा, डिफरेंट सेलुलर ऑर्गेनल्स में। जैसे कि हमारे पास फ्लैजिला हो सकता है कि ड्राइव हुआ हो प्रोकैरियोट से, कौन से प्रोकैरियोट, स्पाइरोचीट से। इसी तरीके से हमारे पास हो सकता है क्लोरोप्लास्ट हमारे पास फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से, प्रोकैरियोट से सिंथेसाइज हुआ हो, कौन से, सियानोबैक्टीरिया। इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया भी शायद हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन वाले बैक्टीरिया से क्या हुआ हो, जब उसने बड़े एक बैक्टीरिया ने उसको इंगल्फ किया हो, उससे एरोबिक सिंथेटिक बैक्टीरिया को,
एरोबिक बैक्टीरियम को, तो वो वही आहिस्ता आहिस्ता वो बैक्टीरिया थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन किस में को बदल दिया, वो तब्दील हो गया वो माइटोकॉन्ड्रिया में। और हमारे पास इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये दो हमारे पास कौन सी ऑर्गेनल्स हैं जो कि हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था, ये दोनों हमारे पास डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स हैं। और ये हमारे पास एंडोसिम्बायोसिस की मदद से क्या हुई हैं सेल में, ऐसा ऐसा क्या हुई है यूकरियोट्स में से यूकरियोटिक सेल में मौजूद हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इन्वेजिनेशन की थ्योरी थी। अगेन इन्वेजिनेशन की थ्योरी में सबसे पहले हमारे पास जो मेम्ब्रेन बनती है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो हमारे पास कौन सी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोट थे ना, प्रोकैरियोटिक में हमारे पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ट्रू न्यूक्लियस मतलब कि उसकी क्रोमेटिक जो हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं, न्यूक्लिक मटेरियल है, वो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, डिस्पर्स होता है। तो हमारे पास जो इसलिए हम उसको क्या कह देते हैं, फॉल्स न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस हमारे पास यूकैरियोट्स में होता है। अब वो ट्रू न्यूक्लियस किस तरीके से बना, बेसिकली वही में जो उसी की मेम्ब्रेन थी वो क्या हुई, अंदर फोल्ड हुई, इन्वेजिनेट हुई, और वो इसी फोल्डिंग से सबसे पहले हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी। फिर हमारे पास दूसरी मेम्ब्रेन कौन सी बनी, या मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल हमारे पास कौन सा बना, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये थी हमारे पास दो सबसे पहले मेन थ्योरीज जो कि बताती थी प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स हमारे पास किस तरीके से बने। अच्छा, सिम्बायोसिस, एंडोसिम्बायोसिस का वर्ड आ ही गया तो सिम्बायोसिस को भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, लॉन्ग टर्म एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। सिम्बायोसिस हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की होती है, 3 मेन टाइप्स हमारे पास कौन सी है, म्यूचुअलिज्म जिसमें दोनों पार्टनर्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। पैरासिटिज्म जिसमें एक जो है पार्टनर जो बेनिफिट देता है, दूसरा दूसरे को नुकसान उठाना पड़ता है। और हमारे पास कमेंसलिज्म जिसमें हमारे पास एक पार्टनर तो बेनिफिट देता है लेकिन दूसरा पार्टनर अनअफेक्टेड रहता है, वो फ़ायदा दे उसे कोई फ़ायदा हो, उसको कोई फ़ायदा नहीं होता, ना ही कोई नुकसान होता। ये पैराग्राफ जो एंडोसिम्बायोसिस के लिए लेन मार्गुरीज के लिए ये ए लेवल्स की बुक में है, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। ये सारी जगह आपने पढ़ी हुई हैं, इसको एक बार बस रीड कर लेना। अच्छा, अब हमारे पास आ गए थे दो साइंटिस्ट जो कि एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करते थे। सबसे पहले था लेमार्क। लेमार्क ने सबसे पहली थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी। कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, एरिस्टोटल से, लेकिन फर्स्ट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने दी थी हमारे पास, लेमार्क ने। उसकी ये थ्योरी को हमने क्या नाम दे दिया, लेमार्किज्म। अच्छा, इसके जो मेन पॉइंट्स थे वो क्या थे कि भाई लेमार्क ने हमारे पास दो बेसिक एजम्पशंस दी थी। नंबर 1 इज़ द यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स। और नंबर 2 है हमारे पास इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर्स, ठीक है। यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स हमारे पास क्या है, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन हमारे पास यही था ना, जैसे हमने ब्लैक स्मिथ की एग्जांपल दी थी कि ब्लैक स्मिथ के, क्योंकि वो अपने बाइसेप को क्या करता है, उसने लोहे का काम करना होता है, तो वो पहले ज़माने में तो ऑफकोर्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी ना, तो ब्लैक स्मिथ क्या करता था, लोहार, उसने आपने शायद ड्रामा वगैरह में देखा हो, जो प्री हिस्टोरिक ड्रामे होते हैं, उसमें लोहार जो होता है वो हथौड़ा मारता है लोहे के ऊपर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको स्वॉर्ड में, उसको शील्ड में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। अब ब्लैक स्मिथ क्या करता है, अपने बाइसेप का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, तो उसके बाइसेप क्या है, वे उसके बाइसेप अच्छे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं ना। जबकि इसी तरीके से जिराफ में हमने एग्जांपल, लेमार्क ने कहा था कि जिराफ में हमारे पास जो थे उनकी नेक थी वो छोटी थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि अर्थ ने इवॉल्व होना था, तो वही जो हर्ब्स थे वो ट्री में आगे कन्वर्ट हुए ना, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जब ट्री बने तो ट्री की हाइट बढ़ी, पत्ते फिर ऊपर हो गए, पत्ते ऊपर हुए तो जिराफ को क्या करना पड़ती थी, अपनी नेक को स्ट्रेच करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से उसकी क्या होगी, बाय द टाइम पीरियड जैसे जैसे दरख्त बड़े हुए उसकी नेक भी क्या होगी, इंक्रीज़ होती रही। इस तरीके से हमने स्नैक्स की एग्जांपल रखी थी कि कोई स्नैक्स हमारे पास उस स्नैक्स ने अपने लेग्स को जो था इस्तेमाल नहीं करता था, तो उसकी लेग्स क्या होगी, ख़त्म हो गई। दूसरा हमारे पास लेमार्क ने दिया था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, कि जो भी हमारे पास मॉडिफिकेशन है, जो भी एक ऑर्गेनिज्म अपने अंदर चेंजेस लेकर आता है, मॉडिफिकेशन लेके आता है,
एक्वायर कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आता है उसको क्या किया जा सकता है, इनहेरिट किया जा सकता है। लेकिन हमने बाद में ये बात सही साबित कर रॉन्ग साबित कर दी थी कि आप ऐसी चीज़ ये क्या है, नॉन इनहेरिटेबल है, क्योंकि इसका जेनेटिक से कोई ताल्लुक नहीं। दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, एक हेरिटेबल जो कि फादर से ऑफस्प्रिंग में पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो सकें, दूसरे कौन से होते हैं, नॉन हेरिटेबल जो कि ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। जैसे कि आपने टैटू, आपने अगर टैटू बनाया है तो वो एक मॉडिफिकेशन है ना आपने जो करवाई है, लेकिन उसका जेनेटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं। वो टैटू आपके बच्चों में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता बिकॉज इट्स नॉट रिलेटेड टू जीनोटाइप या फिर तो जेनेटिक्स, राइट। तो इसलिए हमने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर करेक्टर लमार की एक्सपेरिमेंटल इसका कोई प्रूफ नहीं था और फिर ये रिजेक्ट हो गई। इसमें दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लमार्क ने कहा था कि एवोल्यूशन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ सोमैटिक चेंजेस, नंबर 1। और लमार्क का जो बेस ऑफ या बेसिक था लमार्किज्म का वो क्या था कि इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है एवोल्यूशन को। जिस तरह हमने जिराफ की एग्जांपल ली थी, ब्लैक स्मिथ की एग्जांपल ली थी, हमने स्नेक्स की एग्जांपल ली थी, राइट। फिर हमारे पास दूसरा साइंटिस्ट आया था, हमारे पास था डार्विन के बारे में हमने थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री पढ़ी थी कि वो नेचुरलिस्ट था, नेवी में उसने 5 साल अपनी जर्नी की थी, बेगल शिप का जो जो शिप पे उसने जर्नी की थी उस बेगल उसका नाम था। उसका जो लॉन्गेस्ट स्टे था वो कहाँ पे था, गैलापागोस आइलैंड में। वहाँ पर जो स्पेशल उसका क्या था कि वहाँ पर जाइंट टर्टल्स थे, ठीक है, जाइंट नॉट टर्टल्स, टर्टॉयज, ठीक है। वहाँ पे गैलापागोस आइलैंड की जो स्पेशल था या वो मशहूर किसके लिए था, अपने जाइंट टॉर्टॉयज के बारे में, ठीक है। अच्छा, उसने वहाँ पे स्टडी किया किसको, फ्लोरा को, और उसने वहाँ पे फॉसिल्स को क्या किया, स्टडी किया। यहाँ पे आप साउथ अमेरिका और जो इसका मैप है जहाँ से इसने सारी जर्नी की थी, यहाँ पर आप इसको गैलापागोस आइलैंड को भी यहाँ से देखना, ताकि जो भी हमने एक्सप्लेनेशन की थी ना कि डार्विन ने 14 फिंचेस को स्टडी किया था। फिंचेस को कहते हैं स्मॉल बर्ड्स को, स्मॉल बर्ड्स की टाइप को कहते हैं। अच्छा, उसने क्या हुआ था कि साउथ अमेरिका में फूड क्योंकि कम था इन छोटे बर्ड्स के लिए, तो ये बर्ड ने क्या किया, माइग्रेट किया। फ्लोरा क्या हुई, माइग्रेशन हुई हमारे पास साउथ अमेरिका से गैलापागोस आइलैंड में। गैलापागोस आइलैंड में क्या थे, हमने डिस्कस किया था कि क्योंकि वैरायटी ऑफ फूड था वहाँ पर, तो उन्होंने अपनी क्या कर दी, अपनी ऐसा ऐसा जो बीक थी, क्योंकि फूड चेंज हुआ ना, साउथ अमेरिका में डिफरेंट फूड था, गैलापागोस आइलैंड में डिफरेंट फूड था, फूड चेंज हुआ तो उन्होंने अपने उस फूड को कंज्यूम करने के लिए जो उनकी बीक्स थी वो भी क्या हो गई, ऐसा ऐसा चेंज हो गई, इवॉल्व हो गई। तो उन्होंने, तो जब डार्विन ने जब ये सब कुछ देखा तो उसको एवोल्यूशन का उसने क्या किया, अपनी थ्योरी में इसको क्या किया, इंक्लूड किया। इसने कितनी फिंचेस को स्टडी किया था, 14 डिफरेंट फिंचेस को। अच्छा, यहाँ पर एक और बात कि हमने अभी आगे जाके वैसे डिस्कस करना है कि डार्विन ने किन 2 एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट्स को लेकर चला था, या एवोल्यूशनरी आप क्या कह सकते हो उसे, एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चला था। नंबर 1 तो था उसका जियोग्राफी को लेकर, और नंबर 2 था फॉसल रिकॉर्ड, एविडेंस थे ना एवोल्यूशन के, जियोग्राफिकल एविडेंस और फॉसल एविडेंट। डार्विन की थ्योरी इन 2 एविडेंस पे क्या कर रही थी, बेस कर रही थी। अच्छा, ये हमारे पास 14 उसने फिंचेस को क्या किया था, स्टडी किया था। अच्छा, फिर हमारे पास हमने साइंटिस्ट के बारे में वैसे डिस्कस किया था, डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो जो थ्योरीज दी थी। हमने सबसे पहले जैसे कि हमारे पास जेम्स हुटन, उसने क्या किया था, प्रपोज किया था कि अर्थ इज़ शेप्ड बाय जियोग्राफिकल फोर्सेस। उसने कहा था ना कि जो अर्थ, क्योंकि अर्थ की उसने बिगनिंग को बताया था कि अर्थ की किस तरीके से बिगनिंग हुई थी। उसने अपनी बुक पब्लिश की थी ना, प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। उसने वहाँ पर क्या किया था कि किस तरीके से माउंटेन्स जो हैं वो फॉर्म हुए, किस तरीके से वैलीज़ क्या हुई बनी, किस तरीके से डेजर्ट्स बने, रिवर्स बनी, लेक्स बने, कोस्ट लाइन्स बनी। उसने कहा था कि भाई क्योंकि अर्थक्वेक्स हुए थे तो अर्थ की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो हिलती थी, जिसकी वजह से वो क्या होते थे, प्लेट्स जब ऊपर उठती थी तो माउंटेन्स बन गए, राइट। तो
उसने डिफरेंट अपनी प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी की बुक में उसने डिफरेंट कॉन्सेप्ट बताए। और ये बुक जो थी हमारे पास, मैंने अगर बताया है, जेम्स हुटन ने नहीं पब्लिश की थी, किसने की थी, लेवल ने पब्लिश की थी, प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो साइंटिस्ट टाइम पीरियड के हिसाब से वो कौन से थे, मेल्थास का जो उसका जो मेन काम था वो कौन सा था, ओवर पॉपुलेशन के बारे में हमने कहा था कि पॉपुलेशन उसके हिसाब से क्या किस तरह से इंक्रीज़ करती थी एक्सपोनेंशियली, और रिसोर्सेज किस तरह से इंक्रीज़ करते थे अरिथमेटिकली। पॉपुलेशन का एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ करना, जैसे कि पॉपुलेशन डबल हो रही है, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन डबल हो रही है, 1 थी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, राइट। अब एक सीक्वेंस है ना, डबल होती जा रही है, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। जबकि अरिथमेटिकल इंक्रीज डिफरेंट होता है, जैसे कि 1, फिर 2, फिर 3, फिर इस तरह से स्लो रेट में इंक्रीज हो रही है। तो पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन क्या हो रही है, जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं। डार्विन मल्थास के काम से ही काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ, मुतासिर हुआ। उसने फिर कहा कि भाई क्योंकि उसने मुतासिर हुआ, तो उसने जब अपना जो कॉन्सेप्ट दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का, तो उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि भाई क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ती है रिसोर्सेज उस हिसाब से नहीं बढ़ते, तो जो कंपटीशन होता है ना, आप जंगल की एग्जांपल ले लो, जंगल में हर किसी को ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए, वो खाने के लिए क्या करता है, स्ट्रगल करता है, लड़ता है। जो लड़ने में जो सबसे ज़्यादा फिटेस्ट होगा, जो स्ट्रॉन्गेस्ट जीन वाला होगा, वही क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। वीक क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएंगे और ऐसा ऐसा एक्सटेंट हो जाएंगे, राइट। फिर इसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक उसने क्या किया था, अपनी नेचुरल सिलेक्शन की क्या दी थी, थ्योरी दी थी। फिर हमारे पास लमार्क आया था, लमार्किज्म के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। हमारे पास फिर चार्ल्स डार्विन के बाद हमारे पास लेवल, जिसने बुक अपनी पब्लिश की थी, प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। फिर हमारे पास ऑफ कोर्स डार्विन ने भी अपनी बुक पब्लिश की, और वेलेस, इसके बारे में डार्विन और वेलेस जो था ना हमारे पास, अल्फ्रेड वेलेस, आई डोंट नो आई एम टेकिंग देयर नेम्स, सही ले रहा हूँ मैं, नहीं ले रहा, बट मेरी प्रोनाउंसिएशन नाम के हवाले से बहुत ज़्यादा वीक है, सो बेयर विद मी। अच्छा, डार्विन जब जो वेलेस था ना, उसको पता लग गया था कि भाई डार्विन भी नेचुरल सिलेक्शन में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो उसने डार्विन को ख़त भेजा, लेटर भेजा कि भाई हम दोनों एक ही जगह से क्योंकि काम कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं, अपने जो काम है ना उसको उनको कंबाइन करके पब्लिश करते हैं, और इसको जो है हम जो कमेटी है उसके सामने क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, राइट। लीनियन सोसाइटी के सामने क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। अब डार्विन ने और वेलेस की जो थ्योरी थी, उन दोनों को कंबाइन करके प्रेजेंट किया गया। उसके बाद जब प्रेजेंट हो गई ना ये थ्योरी, उसके बाद वेलेस जो था वो ऐसा ऐसा पीछे हो गया, ठीक है। उसको क्या हो गया, वो स्पिरिचुअल इंसान बन गया, और ऐसा ऐसा वेलेस ने क्या हो गया, तब्दील हो गया, और उसने वो एक क्रिएशनिस्ट बन गया ना। वो बिलीव करने लगा कि भाई ये सब कुछ, इस एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट गलत है, बल्कि अल्लाह जो ऊपर वाला एक मास्टर क्रिएटर है, जिसने अपना मास्टर ब्रेन की मदद से हम सबको क्या किया, तख्लीक की है, और उसकी तख्लीक जो है वो स्पेशल है। इस तरह के जो हैं हमारे पास, क्योंकि दिस होल एवोल्यूशन कॉन्सेप्ट ये क्या है, एक्सीडेंट है, राइट। एवोल्यूशन एक एक्सीडेंट है ना, एक एक्सीडेंट है जिसकी वजह से प्रोकैरियोट ज़मीन पर आया। एक एक्सीडेंट है कि वहीं प्रोकैरियोट यूकैरियोट में तब्दील हो गया। वो ये एक्सीडेंट है ना, दो प्रोकैरियोट ने एक दूसरे को ख़त्म नहीं किया, बल्कि एक दूसरे का साथ दिया, सिम्बायोसिस की, म्यूचुअलिज्म की, जिसकी वजह से वहीं पर आगे यूकैरियोट्स में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। तो वेलेस ने ये सब कुछ स्टडी किया, तो उसने क्या वो एक क्रिएशनिस्ट बन गया, वो गॉड में क्या करने लग गया, बिलीव करने लग गया, जिसकी वजह से डार्विन को जो अपनी नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी का जो नाम है, या उसको जो उसका फाउंडर है, इन्वेंटर, वो डार्विन को ही माना जाता है, क्योंकि वेलेस जो है तो वो पीछे हो गया था। हालांकि वेलेस, अल्फ्रेड वेलेस और डार्विन ने दोनों ने एक साथ काम किया था, राइट। तो ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट था हमारे पास वेलेस का और डार्विन का। डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था। आपको एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि किसने कौन सी बुक पब्लिश की, और जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे वो यहीं पे ही है
कि डार्विन किससे क्या था इन्फ्लुएंस था। डार्विन ने फिर अपनी बुक पब्लिश की थी। सबसे पहले उसने पब्लिश की थी बुक अपनी ये सारी की, जब वेलेस हट गया था ना साइड पे, वेलेस क्रिएशनिस्ट बन गया था, उसने अपनी बुक पब्लिश की थी द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ दैट बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उसके 12 साल के बाद उसने एक और बुक पब्लिश की, डार्विन डिसेंट ऑफ मैन। ठीक है, उसने वहाँ पर एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से इंसान की क्या हो सकती है, एवोल्यूशन हो सकती है, या किस तरह से एक इंसान जो है वो अपनी मॉडर्न फॉर्म को क्या कर सकता है, पहुंचा होगा या पहुंच सकता है, या किस तरीके से एवोल्यूशन क्या करती है इसको एक्सप्लेन करती है। यहाँ पर हमने सारे वैसे डिस्कस कर लिया था कि डार्विन ने अपनी जो बुक थी उसके अंदर उसने द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, उसने डिसेंट विद मॉडिफिकेशन और नेचुरल सिलेक्शन और अडॉप्टेशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी थी, हमने सारा डिस्कस किया हुआ है। लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, डिस्कस कर लेते हैं। नेचुरल सिलेक्शन कौन सा प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सर्वाइव करते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं, और जो फिटेस्ट होता है वो क्या रहता है, वो सर्वाइव करता है, वो लॉन्गर पीरियड के लिए क्या करता है, ज़िंदा रहता है। ये दिस होल कॉन्सेप्ट वो हमारे पास कौन सा है, नेचुरल सिलेक्शन का। उसके बाद सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, स्पेंसर ने, राइट। स्पेंसर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का, और ये हमारे पास है जी, हाँ, नेचुरल सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब दिस प्रोसेस। दूसरी हमारे पास टर्मिनोलॉजी आ जाती है स्पेशिएशन की। स्पेशिएशन कौन सा प्रोसेस है, बाय विच वन स्पीशीज स्प्लिट्स इनटू वन और न्यू स्पीशीज। दिस कैन हैपन व्हेन पॉपुलेशन बिकम आइसोलेटेड एंड इवॉल्व इंडिपेंडेंटली। जैसे कि हमने डिस्कस किया ना, हमारे पास सबसे पहले एक ही प्रोकैरियोट थे, फिर वो इन्वर्टिब्रेट में कन्वर्ट हुए, वही इन्वर्टिब्रेट एक ही स्पीशी थे, लेकिन वो स्पीशी क्या हो गई आपस में चेंज हो गई और ब्रांचेस उससे निकली, जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट जो है एनिमल्स बने, प्लांट्स बने। एक ही ऑर्गेनिज्म से या एक ही तरह की स्पीशीज़ से हमारे पास मुख्तलिफ स्पीशीज़ क्या हुई, इवॉल्व हुई। इस प्रोसेस को हमारे पास क्या नाम दे देते हैं हम, स्पेशिएशन का। फिर हमारे पास आ जाता है वेरिएशन का कॉन्सेप्ट। वेरिएशन का कॉन्सेप्ट था डिफरेंस इन ट्रेड्स लाइक साइज, कलर और या बिहेवियर, उसको क्या रह देते हैं हम वेरिएशन का। और वेरिएशन क्या है, एसेंशियल है हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन के लिए। फिर हमने कहा था कि भाई डार्विन ने कॉन्सेप्ट तो दे दिया। अब डार्विन ने तो सिर्फ और सिर्फ अपनी थ्योरी दी थी ना, 2 एविडेंस के बेस पर, जियोग्राफिकल और फॉसल। लेकिन अब तो साइंस ने तरक्की कर लिया, तो ऐसा ऐसा हमने क्या किया, उसी थ्योरी में डिफरेंट जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं जिससे हम एवोल्यूशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं वो दी। जैसे कि टेक्सोनॉमी, जेनेटिक्स, पेलियंटोलॉजी, बायोजियोग्राफी, राइट। और मेंडल्स लॉ भी इसने क्या किए, इसमें हमने ऐड किए। मेंडल्स ने जिस तरह कहा था कि किस तरीके से इनहेरिटेंस होती है डिफरेंट कैरेक्टर्स की, और हमने इसको जब ये सारी चीज़ें ऐड हो गई तो हमने इसको क्या नाम दे दिया, नियो डार्विनिज्म, जिसमें नियो हमारे पास क्या है, किसी को डायरेक्टली किसको रिप्रेजेंट करता है, नियो को। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं, हमने डिस्कस की थी कि एवोल्यूशन को किस तरीके से कौन सी चीज़ें हैं जो एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करती हैं या एवोल्यूशन को का एविडेंस प्रोवाइड करती हैं। सबसे पहले तो हमारे पास है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी जैसे कि हमारे पास लामा या फिर तो हमारे पास बैक्टीरियन कैमल जो है हमारे पास, वो दोनों एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन देखो उनकी जियोग्राफी क्या है, डिफरेंट है। तो उनका जियोग्राफी डिफरेंट है, तो उनकी उस एरिया में जिस तरह से वो उन्होंने सर्वाइव करना है, जिस तरीके से वो बेस्ट सर्वाइव कर सकते हैं, उस तरीके से वो क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो उस तरीके से क्या है, मॉडिफाइड है। ये भी किसको एक्सप्लेन करती है, फिर हमारे पास एक्सप्लेन करती है हमारे पास एवोल्यूशन को, कि बायोजियोग्राफी चेंज हुई, इन्वायरमेंट चेंज हुआ, तो ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को मॉडिफाई किया। दूसरी हमने पढ़ी थी पैलियंटोलॉजी, जो फॉसिल्स के बारे में हम डिस्कस किया था। जैसे कि हमने इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था वो हमारे पास क्या था, हमने डिस्कस किया था कि जो फॉसिल्स हैं वो सबसे पुराना या ओल्डेस्ट फॉसिल हमारे पास किसके हैं, प्रोकैरियोट्स के, जो कि इंसेस्टर हैं सारी की सारी लाइफ के अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन।
फिर हमने जो वर्टिब्रेट के फॉसिल्स जब देखे, उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को हमने देखा, तो हमने ये कहा कि भाई सबसे पहले हमारे पास थे जो इनवर्टिब्रेट्स से वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट में भी सबसे पहले एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स से बर्ड्स और मैमल्स, राइट। तो फॉसिल्स को जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास ये सीक्वेंस हमें मिलता है कि किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स ऐसा ऐसा इवॉल्व हुए, राइट। अब देखो, ये आपके सामने एक वेल का स्केलेटन मौजूद है। अब वेल में नॉस्ट्रल्स की पोजीशन को स्टडी करके हमें पता लग सकता है कि ये किस तरीके से क्या हुआ है, ये ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है। जैसे कि इन तीनों में जो नॉस्ट्रल्स हैं वो ऊपर की तरफ मौजूद हैं, जो स्कल के ऊपर वाली साइड पे। इसका मतलब इन ऑर्गेनिजम्स में आपस में क्लोज रिलेशनशिप है इनका, राइट। अच्छा, उसके बाद जो मेन हमने डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में, कि जो भी हमारे पास लेयर्स बनती हैं बेसिकली, जब एक ऑर्गेनिज्म डाई कर जाता है तो उसके ऊपर मड की लेयर हो जाती है, उसके ऊपर रॉक्स वगैरह आ जाती हैं, ऐसा ऐसा वो नीचे अब दबता जाता है। तो जो फॉसिल हमारे पास कौन सी रॉक्स में पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। इसके बारे में हमने फिर आइस फॉसिल्स के बारे में पढ़ा था। आइस फॉसिल जिसमें जो ऑर्गेनिज्म का जो ऑर्गेनिज्म है वो किसमें, एक आइस के अंदर फ्रोजन रह जाता है, जो हमारे पास लोअर टेम्परेचर वाले इलाके हैं, राइट। आइस फॉसिल्स के बारे में तो अभी हम भी ये डिस्कस कर रहे हैं ना, जैसे कि ये प्रोसेस उसको कहते हैं हम क्रियोनिक्स का। आई थिंक क्रियोनिक्स का प्रोसेस ये है कि जो लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब साइंस तरक्की कर रही है, तो जो अमीर या फिर तो बिलियनियर्स हैं, लाइक ट्रिलियनियर्स हैं, तो वो क्या करते हैं, उनका ये कहना है कि वो इस प्रोसेस के थ्रू अपने जो अपने रिश्तेदार जब उनके मर जाते हैं तो उसको क्या कर लेते हैं, फ्रीज़ कर लेते हैं, आइस में क्या कर लेते हैं, फ्रीज़ कर लेते हैं। और ये बिलीव रखते हैं कि भाई क्योंकि अब साइंस तरक्की कर ली है तो हो सकता है हम अब बॉडी को अगर हमने प्रिजर्व कर लें तो इसी प्रोसेस से हम, इसी फॉसिल से हम जो रिलेटिव हमारा फौत हुआ है उसको दोबारा से हम लेकर आ सकें, राइट। तो क्रियोनिक्स का प्रोसेस भी आजकल यही पेलियंटोलॉजिस्ट ही डिस्कस कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर पीटबी, चैप्टर नंबर 1 में हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की थी। हमने कहा था कि भाई कि जो फॉसिल्स होते हैं ना, सबसे पुराने फॉसिल्स, वो हम किस तरीके से बेसिकली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई कौन सा फॉसिल ज़्यादा पुराना है, कौन सा जो है नया फॉसिल है, राइट। तो हमारे पास दो तरीके हैं ना, एक रिलेटिव डेटिंग है, एक हमारे पास रेडियोमेट्रिक डेटिंग है, ठीक है। हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था पीटीबी में कि जो पुराने फॉसिल होते हैं वो कम रेडिएशन को एमिट करते हैं, और जो नए फॉसिल्स होते हैं वो ज़्यादा रेडिएशन को क्या करते हैं, एमिट करते हैं। तो हम उस रेडिएशन के लेवल से पता लगा सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म या फिर तो जो जिस ऑर्गेनिज्म का ये फॉसिल है वो कितना को पुराना है या कितने टाइम पहले क्या हुआ होगा, दफन हुआ होगा, ठीक है। इसी से हम अंदाज़ा लगा, हमने दूसरा एमसीक्यूज भी वहीं से पूछा जा सकता है शायद, कि भाई जो कम रेडिएशन वाले फॉसिल्स हैं वो हमारे पास कहाँ पे पाए जाएंगे, क्रस्ट की ऊपर वाली लेयर में या क्रस्ट में नीचे धंसे हुए। तो जो सबसे नीचे वाले जो होंगे फॉसिल वो हमारे पास, क्योंकि टाइम टू टाइम ऐसा जो नीचे मड ऊपर फैलती जाती है, सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो ऐसा फॉसिल को नीचे भेजती रहती हैं, तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, जो सबसे कम रेडिएशन एमिट करने वाले फॉसिल्स होंगे वो सबसे नीचे होंगे, और सबसे जो नए फॉसिल्स होंगे या सबसे ज़्यादा रेडिएशन एमिट करने वाले फॉसिल्स होंगे वो हमारे पास सबसे ऊपर होंगे। उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है नया, हमने सेकंड लास्ट एविडेंस डिस्कस किया था, वो हमारे पास कंपैरेटिव एनाटमी का था। कंपैरेटिव एनाटमी में कंपेयर करना एनाटमी जो इंटरनल स्ट्रक्चर, कंपैरेटिव एनाटमी में हमने होमोलोगस स्ट्रक्चर और एनालॉगस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने डिस्कस किया था। एनालॉगस स्ट्रक्चर हमारे पास कौन से थे, वो वाले स्ट्रक्चर जिनका फंक्शन तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। जैसे कि एक इंसेक्ट में या एक बटरफ्लाई में भी विंग्स का काम होता है उड़ना, और एक बर्ड में भी उसी विंग्स का काम होता है उड़ना, लेकिन उन दोनों का फंक्शन तो सेम है उड़ना, लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, राइट।
और होमोलोगस ऑर्गन्स हमारे पास कौन से थे, जिनका स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो, जैसे कि 4 लिम्स जो हैं हमारे पास, फ्रॉग के 4 लिम्स, लिजर्ड, ह्यूमंस या बर्ड्स, उन सब के स्ट्रक्चर सेम है, उसमें ह्यूमरस रेडियस अल्ना मौजूद है, लेकिन उनका फंक्शन डिफरेंट है। वहीं फ्रॉग जो है हमारे पास वो हॉपिंग के लिए इस्तेमाल करता है या फिर तो स्विमिंग के लिए इस्तेमाल करता है, लिजर्ड क्लाइंबिंग के लिए इस्तेमाल करेगी, वहीं ऑर्गन्स ह्यूमंस क्या करेंगे, ग्रैब करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और वहीं ऑर्गन्स हमारे पास बर्ड किसके लिए इस्तेमाल करेंगी, उड़ने के लिए, फ्लाई करने के लिए, राइट। तो ये वाले ऑर्गन्स कौन से होते हैं, होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किया था कि कौन सी एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट, तो ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि एक पॉइंट से डाइवर्ट होती है एवोल्यूशन, जैसे कि इसको क्या कहते हैं हम, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, जबकि एनालॉगस ऑर्गन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन पे क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हमारे पास एक्सप्लेन करती है कि जितने भी जो तमाम ऑर्गेनिज्म हैं वो सब के सब एक बेसिक पॉइंट पे क्या होते हैं, मिलते रहें, उसको उस तरह की एवोल्यूशन को हम कौन सा नाम दे देते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का। अच्छा, यहाँ पर ना कंपैरेटिव एनाटॉमी में हमने डिस्कस किया था पेंटाडेक्टाइल लिम्स के बारे में। पेंटाडेक्टाइल लिम्स हमारे पास होमोलोगस ऑर्गन्स में, पेंटाडेक्टाइल लिम्स कौन से लिम्स, वो वाले लिम्स जिसमें 5 डिजिट्स हो, ठीक है। हमने जैसे कि डिस्कस किया था कि क्योंकि अभी हमने वैसे डिस्कस कर लिया है कि ह्यूमंस में क्योंकि 4 लिम्स का जो है स्ट्रक्चर सेम है, ह्यूमंस में भी, लिजर्ड में भी, बर्ड्स में भी, फ्रॉग में भी, लेकिन उन 4 लिम्स का जो है फंक्शन क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट है। तो पेंटाडेक्टाइल लिम्स इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में जो में भी किसको एक्सप्लेन करते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स को। अच्छा, कंपैरेटिव एनाटॉमी में हमने फिर वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि ह्यूमंस में 90 सच स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मौजूद हैं। हमने जैसे कि एग्जांपल दी थी अपेंडिक्स की, जो कि सीकम का क्या है, एक वेस्टीज है। हमने इसी तरीके से टेल बोन की डिस्कस किया था। हमने इसी तरीके से विजडम टीथ को डिस्कस किया था, जो 3rd मोलर टीथ है, ठीक है, जो हमारे एंसेस्टर में था लेकिन अब क्या है, नहीं है। और अब तो विजडम टीथ हमारा एक है ना वेस्टीग ऑर्गन। अब तो ऐसा ऐसा क्योंकि मुंह छोटे हो रहे हैं लोगों के, तो ऐसा ऐसा दांत और ज़्यादा कम हो रहे हैं। पहले हमारे पास थे 32 दांत, अब ज़्यादातर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें 30 दांत पे भी हैं। तो ऐसा ऐसा वो वाला दांत भी क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, वो भी वेस्टीज ऑर्गन बन रहा है, क्योंकि जो कैविटी जो है माउथ की वो क्या हो रही है, छोटी हो रही है। मुंह क्या हो रहे हैं लोगों के आजकल, ऐसा ऐसा क्या हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। इसी तरीके से वेस्टिक ऑर्गन में हमारे पास ईयर मसल्स के बारे में डिस्कस किया था हमने, राइट। ईयर मसल जैसे कि हाथी में क्या है, वो फंक्शनल हैं। ईयर मसल्स, हाथी को जब गर्मी लगती है तो आपने देखा होगा उसके बड़े बड़े जो कान होते हैं वो हिलते हैं, जो हाथी को फिर वो क्या करते हैं, हाथी उससे अपने आप को हवा देता है, राइट। लेकिन ह्यूमन अपने ईयर्स को हिला नहीं सकते, क्योंकि ह्यूमंस के जो ईयर मसल्स हैं वो कौन से हैं, नॉन फंक्शनल हैं, वो वेस्टीज हैं। इसी तरीके से हमने वेस्टीज ऑर्गन में पल्मरिस लॉन्गस के बारे में डिस्कस किया था। पल्मरिस लॉन्गस एक टेंडन है, आप इसको जिस गूगल इट आउट, आपको वहाँ से स्ट्रक्चर पिक्चर में जाके देखना, वहाँ पे आपको इसकी लोकेशन मिल जाएगी, जो आपके 4 लिम्स में होता है, राइट। आप एक स्पेशल, अगर आप अपनी 5 उंगलियों को एक पॉइंट पर जोड़ो ना, और इस पॉइंट को जोड़ने से अगर तो आपका जो 4 लिम्ब है, या फिर तो जहाँ पर आपकी जो व्रिस्ट जॉइंट है, वहाँ पर आप देखो, अगर तो कोई एक बल्ज प्रोड्यूस होता है, इसका मतलब आपके अंदर वो टेंडन मौजूद है। अगर एक बल्ज प्रोड्यूस नहीं होता तो आपके अंदर वो टेंडन मौजूद नहीं है, क्योंकि वो भी क्या है, एक वेस्टीज ऑर्गन है। इसी के साथ साथ हमने डिस्कस किया था जैसे कि वेल्स में, यस, वेल्स में हमने पेल्विक बोन के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि ये वेल्स का, एक वेल का स्केलेटन मौजूद है वेल्स में, क्योंकि वेल हमारे पास एक टेट्रापोड से क्या हुई है, इवॉल्व हुई है। उस टेट्रापोड का नाम मुझे याद नहीं है। अब उस टेट्रापोड में हमारे पास जो पेल्विक बोन थी वो क्या रहेगी, वेस्टीज रहेगी, उसका कोई फंक्शन नहीं है, ना ही वो इन वेल्स के स्ट्रक्चर में, ना ही किसी और बोन के साथ क्या है, अटैच है। जैसे कि हमारे ह्यूमंस में वो वाली बोन जो किसी और बोन के साथ अटैच नहीं है, वो कौन सी है, हाइपोइड बोन।
इसी तरीके से वेल्स में पेल्विक बोन जो है वो किसी और बोन्स के साथ अटैच नहीं है, वो भी क्या है हमारे पास वेस्टीज ऑर्गन। इसी तरीके से हमने फ्लावर्स में अगर डिस्कस करें, फ्लावर्स में जो पेटल्स हैं या सेपल्स हैं या फिर तो हमारे पास पेटल्स आ जाते हैं, सेपल्स आ जाते हैं और स्टेनम जो आ जाता है, वो हमारे पास क्या है वेस्टीज ऑर्गन है, राइट, क्योंकि उसका भी प्लांट्स में क्या है कोई फंक्शन नहीं है, नॉन फंक्शनल है वो, राइट। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जो जो जिनका इंसेस्टर में तो कोई ना कोई फंक्शन था, लेकिन ऐसा ऐसा वो अब इन मॉडर्न ऑर्गेनिज्म उसमें कोई फंक्शन नहीं है, उस वाले ऑर्गन्स को हमने कहा नाम दे दिया था वेस्टीज ऑर्गन। और कंपैरेटिव एनाटॉमी से हमें भी यही पता लगता है कि क्योंकि अब ह्यूमंस दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ हम कहते हैं कि भाई इवॉल्व हुए हैं, और ह्यूमंस जो हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मिलते हैं, जैसे कि ह्यूमन चिंपैंजीज के साथ 98% जो है अपना जेनेटिक मेकअप जो है वो कंपेयर करता है और सिमिलर होता है। तो हम ह्यूमन और चिंपैंजीज को अकॉर्डिंग टू कंपैरेटिव एनाटॉमी किस तरह से देखेंगे, कभी हम देखेंगे कि भाई देखो ह्यूमंस में भी टेल बोन थी, लेकिन वो टेल बोन क्या है, उसका कोई फंक्शन नहीं है। इसका मतलब हो सकता है एंसेस्टर्स में हमारे जो टेल हो, लेकिन टेल ऐसा ऐसा ख़त्म हो गई है, तो हमारे पास अब वो सिर्फ एक वेस्टीज ऑर्गन है, राइट। सो डिफरेंट थ्योरीज हैं जो कि इसके एवोल्यूशन को क्या करती हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, कंपैरेटिव एनाटॉमी में एम्ब्रियोनिक स्टेजेस भी हमारे पास हमने आ जाती हैं जो हमने डिस्कस की थी। कंपैरेटिव एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में हमने डिस्कस किए थे ना कि जितने भी जैसे कि फ्रॉग है या चिक है या ह्यूमन है, उसके एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में 7 वीक से आई थिंक पहले तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म के जो एम्ब्रियो होते हैं उसमें गिल पाउचेस होते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा वो गिल पाउचेस फ्रॉग में लंग्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ह्यूमन फिश में वो गिल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, वहीं गिल पाउचेस ह्यूमंस में किसको एक कनाल में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्टेशियन ट्यूब जो कि कनेक्ट करती है हमारे पास मिडल ईयर को ईसोफेगस के साथ, राइट। तो ये भी हमारे पास कंपैरेटिव एनाटॉमी में किसको एक्सप्लेन करता है, एवोल्यूशन को। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हमारे पास लास्ट है कंपैरेटिव एनाटॉमी में जो स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस है इन द फील्ड ऑफ एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, वो हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो कि कंपैरिजन करती है डीएनए में, आरएनए में और सर्टेन प्रोटीन्स में क्या करती है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर करती है। इससे हमें पता लगता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने पीटीबी की बुक की इंपॉर्टेंट लाइन है कि साइटोक्रोम सी जो है वो मॉलिक्यूल है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में क्या किया जाता है, पाया जाता है, राइट। इसे हमें ये भी पता लगता है जैसे कि ह्यूमंस और चिंपैंजीज अपने साथ जो डीएनए है उसको क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ रखते हैं, और 98 या 99% ऑफ डीएनए ऑफ चिंपैंजी और ह्यूमन क्या है, सिमिलर है। तो इससे भी हमारे पास एवोल्यूशन का क्या होता है, हमें पता लगता है कि भाई क्योंकि तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म एक प्रोकैरियोट से इवॉल्व हुए हैं, तो प्रोकैरियोट से इवॉल्व हुए हैं तो इसका मतलब तमाम ऑर्गेनिज्म में कोई ना कोई तो ज़रूर कोई ना कोई सिमिलैरिटी होनी चाहिए ना। अगर सिमिलैरिटीज़ होंगी तभी हम कह सकते हैं कि भाई ये ऑर्गेनिज्म किसी ना किसी के साथ क्या है, सिमिलर है, कि किसी ना किसी के साथ रिलेट करता है, राइट। तो ये तमाम की तमाम जो फील्ड्स हैं वो एवोल्यूशन को कंपेयर करती हैं। अच्छा, साइटोक्रोम सी अगेन जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, इसमें जो हमारे पास सेंट्रल रिंग में हमारे पास आयरन पाया जाता है। लास्ट टॉपिक है हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया, किस तरीके से एवोल्यूशन को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। अच्छा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया ना हमने डिस्कस किया था कि जो बैक्टीरिया जो है ना, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एक बैक्टीरिया जो है ना हमारे पास, इसको लो कि एक बैक्टीरिया एक कमरा है, उसका हर कमरे का क्या होता है, दरवाज़ा होता है। अब हम जब भी कोई एंटीबायोटिक खाते हैं ना, तो एंटीबायोटिक क्या है, एक चाबी है, वो बैक्टीरिया का आके दरवाज़ा को चाबी लॉक के साथ लगती है, दरवाज़ा खोल देती है। दरवाज़ा खुल गया तो हमारी बॉडी केमिकल्स भेज कर बैक्टीरिया के सेल को ख़त्म कर सकती है, तोड़ सकती है, राइट। ईजी हो जाएगा, दरवाज़ा खुल गया तो फिर अंदर से हमला करना आसान है।
बाहर से हमला करना क्या है, मुश्किल है। अच्छा, तो क्या होता है हमारे पास, एक ही, जब बार बार हम एक ही एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया को मार रहे होते हैं ना, एक ही बैक्टीरिया को, जैसे कि पैनाडोल कहते हैं कि भाई 3000 गोलियां आपने अपनी लाइफ टाइम में खानी है, 3000 गोलियों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। तो जब आप बार बार एक ही एंटीबायोटिक को बैक्टीरिया को मारते हो ना, तो बैक्टीरिया भी तो जिंदा चीज़ है ना, उसके पास न्यूक्लिक एसिड है, वो क्या करता है, उसको पता लग जाता है कि भाई ये मैं एक ही बार बार एक ही चीज़ से मार रहा हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होता है, वो अपना लॉक ही चेंज कर लेता है। अब एंटीबायोटिक चाबी तो चेंज नहीं हुई, लेकिन लॉक चेंज हो गया। अब किस तरीके से बैक्टीरिया में चैनल्स खुलें, गेट्स ओपन हो, राइट। तो ये इससे हमें क्या नुकसान हुआ, बैक्टीरिया सबसे पहले तो ये एवोल्यूशन का हमारे पास क्या है एग्जांपल है। हमारे पास जो वेस्टिजियल ऑर्गन और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, हमारे पास एवोल्यूशन के ही प्रोडक्ट है। हमें क्या नुकसान हुआ, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को क्या नुकसान हुआ कि पहले फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए, एक बैक्टीरियल डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए हमारे पास 2 एंटीबायोटिक थे। अब एक एंटीबायोटिक तो बैक्टीरिया उस रेजिस्टेंट हो गया, उसके एक एंटीबायोटिक तो उस बैक्टीरिया पे काम ही नहीं करती। अब एक ही एंटीबायोटिक बच गई है उस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए। अब बैक्टीरिया क्या हो गया, ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, ज़्यादा पावरफुल हो गया, राइट। तो इसलिए हमारे पास जो है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया जो हैं, वो क्या है, एवोल्यूशन का प्रोडक्ट है, जो एवोल्यूशन की एक एग्जांपल है, राइट। आपने जो कोविड-19 आया था ना, कोविड-19 में अगर आपने न्यूज़ में देखा हो कि कोविड-19 में कहते थे कि कोविड का नया वर्जन आ गया, कोविड ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। तो कोविड-19 भी क्या कर रहा था, अपने आप को इवॉल्व कर रहा था, चेंज कर रहा था, अपने जो एंटीजन्स है उसको ही बार बार चेंज कर रहा था वो, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा था, ज़्यादा पावरफुल हो रहा था, इवॉल्व कर रहा था। यहाँ पे हमने सारा डिस्कस कर लिया। वेस्टिजियल ऑर्गन्स, जैसे कि अगेन प्लांट्स में एमसीक्यू वैसे इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स में कौन से हैं, सेपल्स, पेटल्स और कार्पल। प्लांट्स में क्या है, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। अगर मैंने पहले एग्जांपल कह दिया ना यहाँ पे कि सेपल्स, पेटल्स और कार्पल्स वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, तो ये बात अपनी काट कर सही कर लो। सेपल, पेटल और कार्पल होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स नहीं है। मेरे पास अभी बुक में क्योंकि सामने खुली हुई है तो वहाँ पे लिखी हुई है बात, इसको करेक्ट कर लेना। वेस्टिजियल ऑर्गन में सेपल, पेटल्स और कार्पल जो हैं वो नहीं आते। सेपल के पेटल्स और कार्पल हमारे पास होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं। हमारे पास जॉन मेंडल का इंट्रोडक्शन आ जाता है। हमने सारा का सारा डिस्कस किया था कि ही वॉज अ प्रीस्ट इन ऑस्ट्रिया। उसने गार्डन पी प्लांट की पर डिफरेंट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। उसने 28,000 पी प्लांट को अपने इस लॉज के लिए इस्तेमाल किया था और इसका एक्सपेरिमेंट 11 साल तक चला था, राइट। इसके लिए हमने डिफरेंट सारी की सारी इंट्रोडक्शन पढ़ा था। फिर हमने इसी से रिलेटेड सबसे पहले इसने लॉ ऑफ जो इसका लॉ था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की भी आगे डेफिनेशन भी आ जाएगी। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में इसने कौन सा क्रॉस इस्तेमाल किया था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। उसने वहाँ पे क्या किए थे इस्तेमाल, ट्रू ब्रीडर को इस्तेमाल किया था। फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ने उसने डाई हाइब्रिड क्रॉस को यूज़ किया था और वहाँ पे भी उसने ट्रू ब्रीडर्स को यूज़ किया था। अच्छा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए ना जो एमसीक्यूज आता है या आ सकता है, आपको कोई भी जीनोटाइप दे सकता है एग्जामिनर आपको फॉर एग्जांपल ये जीनोटाइप दे रहा है, हेट्रोजाइगस कि उसने यहाँ पे दे दिया आपको फिनोटाइप, जीनोटाइप दे दिए। अब वो एमसीक्यूज पूछा है इसके इस जीनोटाइप से कितने टाइप के गैमीट फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कितने टाइप के गैमीट फॉर्म होंगे इससे, इसके लिए आपने फॉर्मूला कौन सा डिस्कस किया था, 2 की पावर n। n क्या है हमारे पास, हेट्रोजीनस कम्बिनेशन। यहाँ पे हेट्रोजीनस कम्बिनेशन कितने हैं, 1 कम्बिनेशन हेट्रोजीनस और 2 कम्बिनेशन। 2 कम्बिनेशन है ना यहाँ पे, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे, 2, आंसर आएगा 4 टाइप ऑफ गैमीट क्या हो सकते हैं, फॉर्म हो सकते हैं। अब 4 टाइप ऑफ गैमीट फॉर्म हुए हैं हमारे पास, तो कितनी टाइप के कम्बिनेशन बन सकते हैं, मतलब कि 4 टाइप के गैमीट फॉर्म होंगे ना, इससे आर से इस तरह के जीनोटाइप से 4 टाइप ऑफ गैमीट फॉर्म होंगे। आप वो टेबल फॉर्म करके देख लेना इसको,
पुनेट टेबल आप इसको ड्रॉ करोगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। इससे 4 आपको डिफरेंट टाइप के आपको गेमीट मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के सेल मिलेंगे आपको। अच्छा, कितनी टाइप्स के कम्बिनेशन बन सकते हैं इससे? तो कितने बन सकते हैं? 4, किधर गया, हाँ 4 टाइप के गेमीट बने थे ना। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप, आपके पास कितना आंसर आ जाएगा? कम्बिनेशन 16। मतलब कि इस तरह के एमसीक्यूज में वो क्या देगा? जीनोटाइप देगा, ठीक है, और जीनोटाइप देगा, फिर वो पूछेगा कितने टाइप के गेमीट फॉर्म हो सकते हैं इस जीनोटाइप की वजह से। तो फॉर्मूला क्या था? 2 की पावर n। आपने उस जीनोटाइप में देखना है कितने हेट्रोजीनियस कॉम्बिनेशन कितने हैं। इसमें कितने हैं? 2, 2 की पावर 2 4 आ जाएगा। अगर वो पूछे कि इससे फिर कितनी टाइप्स की कम्बिनेशन बन सकती हैं, तो 4 to 4 उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना जो भी आंसर आए, तो आपके पास उतनी टाइप्स की कम्बिनेशन आ जाएगी। एक और कर लेते हैं, आपके पास वो ये वाला दे रहा है कम्बिनेशन, ठीक है। अब बताओ, इसमें पूछता है कितने टाइप के गेमीट फॉर्म होंगे, कितने टाइप के गेमीट आपको पूछ लेता है कि भाई फॉर्म कितने टाइप्स के होंगे। आपने क्या करना है? 2 की पावर n फॉर्मूला, कितने टाइप के गेमीट है इसमें? इसमें कोई भी हेट्रोजीनियस कम्बिनेशन नहीं है इसका, तो क्या लगाओगे? 2 की पावर 0, आंसर क्या आएगा? 2। तो 2 टाइप के गेमीट क्या हो सकते हैं इस कम्बिनेशन से फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। और एक कम्बिनेशन कितने? 2 को 2 के मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 टाइप के कम्बिनेशन क्या हो सकते हैं? फॉर्म हो सकते हैं विद दिस जीनोटाइप। तो इस तरीके से वो डाईहाइब्रिड क्रॉस इंडिपेंडेंट मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो लॉ है उसमें डाईहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड वो इस टाइप के क्वेश्चन क्या कर सकता है? पूछ सकता है। अच्छा, यहाँ पे वो लंबा भी कर सकता है ना एमसीक्यूज को। फॉर एग्जांपल वो दे दे भाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल ए कैपिटल डी स्मॉल डी। अब वो ये पूछ लिया, इसने लंबा सारा दे दिया भाई, उसने लंबा एक जीनोटाइप दे दिया। अब आप इसका पुनेट स्क्वायर टेबल बनाना स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके लिए शॉर्टकट अगेन वही वाला फॉर्मूला 2 की पावर n। कितने हेट्रोजीनियस कम्बिनेशन है? 1 कम्बिनेशन, 2 कम्बिनेशन, ठीक है। 2 कम्बिनेशन है, यहाँ पे 2 की पावर लगाओ 2, आंसर आ जाएगा 4, ठीक। अब कम्बिनेशन कितने? मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 16 कम्बिनेशंस क्या होंगे इस इस जीनोटाइप से बन सकते हैं। तो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज थे। बाकी हम टेबल्स वगैरह दोबारा से ड्रॉ नहीं कर रहे। उसने जो 14 ब्रीदिंग लाइंस इस्टेब्लिश की थी 7 कैरेक्टर्स पर, वो सारा का सारा हमने डिस्कस किया था। उसने क्यों गार्डन पी प्लांट को ही यूज़ किया था, हमने डिस्कस किया था क्योंकि वो इजी टू कल्टीवेट है, उसका लेस जनरेशन टाइम है, वो बायसेक्सुअल है, हर्माफर्टाइल है, उसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी करवाई जा सकती है और उसकी क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करवाई जा सकती है, राइट। तो हमने डिफरेंट डिस्कस किए थे। फिर किस तरीके से उसने ट्रू ब्रीड्स को सबसे पहले स्टेप में इस्टेब्लिश करवाया था, उनका क्रॉस करवाया था। फिर किस तरीके से उसने हाइब्रिडाइजेशन करवाई थी सेकंड स्टेप में, ठीक है। उसने किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है कि इंडिविजुअल्स को क्रॉस करवाना, वो 2 इंडिविजुअल्स जिनके पास एक दूसरे से मुख्तलिफ फिनोटाइप्स हैं, ठीक। तो उसको कह देते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। तो वो सारा हमने डिस्कस किया था। हम सिर्फ अभी हम चल रहे हैं मेन जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, वहीं अगर एमसीक्यूज टर्मिनोलॉजी में जाने से पहले अगर एमसीक्यूज आ जाए कि भाई मेंडल जो है वो किस टाइप की डोमिनेंस को क्या करता था? बिलीव करता था। तो मेंडल बिलीव करता था कंप्लीट डोमिनेंस में, ठीक है। मेंडल किस पे बिलीव करता था? कंप्लीट डोमिनेंस में। हमने 3 टाइप्स ऑफ डोमिनेंस पढ़ी थी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो कि ब्लेंड फॉर्म थी, राइट। उस इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो F2 जनरेशन थी उसकी फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो सेम थी, ठीक है। अगर एमसीक्यूज आ जाए कि इन विच टाइप ऑफ डोमिनेंस द फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो इज सेम, क्या थी हमारे पास? 1:2:1। तो आपका कौन सा ऑप्शन लगाओगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में इन F2 जनरेशन फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो की जो रेशो आती है वो क्या होती है? सेम होती है।
इसके बाद हमने को डोमिनेंस में बात की थी, जिसमें कोई भी एलीन ना ही डोमिनेंस होती है, ना ही डोमिनेंट होता है, ना ही रिसेसिव होता है, जैसे कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को डोमिनेंस की एग्जांपल है। फिर ओवर डोमिनेंस में हमने एग्जांपल ली थी आई रिफ्लेक्शन इन फ्रूट फ्लाई की, ठीक है। तो मेंडल किस पे बिलीव करता था? कंप्लीट डोमिनेंस में। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज उसको डिस्कस कर लेते हैं। जीन क्या है? हमारे पास सेगमेंट ऑफ DNA। जीन हमारे पास क्रोमोसोम में एक पोजीशन पे पाए जाते हैं, उस पोजीशन को क्या कहते हैं हम? लोकस, ठीक है। अच्छा, अब जीन का एक डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं, जैसे कि अगर हाइट की जीन है तो हाइट शॉर्ट भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। अब ये शॉर्ट हाइट या लंबी हाइट, ये क्या है? एक ही जीन के डिफरेंट वेरिएंट है। जीन है हमारे पास हाइट, अब शॉर्ट हाइट या लॉन्ग हाइट वो क्या है? उसी जीन के वेरिएंट, उसको क्या नाम दे देते हैं हम? एली का। अच्छा, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस क्या है? जैसे कि दो आइडेंटिकल एलीज हो, जैसे कि अगर एक एली डोमिनेंट है तो दूसरा भी डोमिनेंट हो, एक रिसेसिव है तो दूसरा भी रिसेसिव हो, ठीक है। हेट्रोजाइगस जिसमें एक डोमिनेंट आ जाए, एक रिसेसिव आ जाए। अच्छा, आगे चलते हैं। पुनेट स्क्वायर क्या है? पुनेट स्क्वायर वही डायग्राम है जिससे हम प्रेडिक्ट करते हैं जीनोटाइपिक आउटकम ऑफ क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और इसमें जो मेंडल ने अपना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सबसे पहले दिया था, वो क्या था कि जो ईच हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स इज कंट्रोल्ड बाय टू एलीज विच सेपरेट इनटू डिफरेंट गैमीट्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस, गैमीट फॉर्मेशन। जो एलीज हैं या पेयर ऑफ एलीज हैं वो सेपरेट होते हैं जब गैमीट्स क्या होती हैं? फॉर्म होती हैं, जब हैप्लॉइड सेल बनते हैं। उसके बाद हमारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उसने दिया था। वो क्या कहता था कि सेपरेशन ऑफ एलीज फॉर अ जीन इज इंडिपेंडेंट टू द एली सेपरेशन फॉर अनदर जीन, के दोनों ये सेपरेट जब होते हैं, ये दोनों का जो चांस है कि वही वो क्या वर्ड होगा इसके लिए, दोनों का जो चांस है कि वही वो सेल में आएँ और अपनी फिनोटाइप को कंट्रोल करें, वो क्या है? इंडिपेंडेंट है। कोई एक दूसरे पे कोई प्रेशर नहीं लगाता, कोई एक एली दूसरे एली पे प्रेशर नहीं लगाते कि भाई तो तुमने जो है वो नहीं फिनोटाइपिक रेशो पे, फिनोटाइप पे तुम नहीं अपना रोल प्ले कर सकते, और दूसरी एली भी। दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट सेपरेट होते हैं, दोनों एक दूसरे को कंट्रोल नहीं करते। ये रोल हमें क्या बताता था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फिर प्रिंसिपल ऑफ, जब गेमेटोजेनेसिस हो जाती है, फिर हमारे पास फर्टिलाइजेशन जब हो जाती है, तो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस आ जाता है कि कौन सा एली दूसरे एली के इफेक्ट को क्या कर देगा? मास्क कर देगा, ख़त्म कर देगा, राइट। ये हमने डिफरेंट चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। अच्छा, तो फिर हमने डिस्कस किया था कि मेंडल ने जब अपना सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया था, तो उसने उन्हीं जीन्स को, जिसको अब हम जीन्स कहते हैं, उसने कौन सा नाम दिया था? एलिमेंटेंस का। बाद में वही नाम चेंज हो गया था और हमने उसको नाम दे दिया था उसी एलिमेंटेंस को जीन्स का, राइट। अच्छा, आगे हम चलते हैं। मल्टीपल एली हमारी डेफिनेशन थी जिसमें एक ही जीन के एक से ज़्यादा एली हो जाए। लेकिन यहाँ पे आपने जो इम्पॉर्टेंट बात करनी है वो यही है कि सम ट्रेट मे बी कंट्रोल्ड बाय एज मैनी एज 100 और मोर मल्टीपल एलीज। एक ट्रेट को या एक जीन के बहुत सारे एली भी हो सकते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल में हमेशा उसके सिर्फ 2 ही एली होंगे, राइट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जीन है, उस जीन के हमारे पास 4 एली हैं, ABCD, ठीक है। अब इंडिविजुअल में वो चारों एली नहीं होंगे। एक इंडिविजुअल में क्या होंगे? सिर्फ और सिर्फ 2 एली होंगे। एक इंडिविजुअल के पास या फिर तो A हो सकता है, या फिर तो D हो सकता है, या फिर तो C हो सकता है, या फिर तो A हो सकता है, या B हो सकता है, या फिर तो D हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 होंगे। एक डिप्लॉयड और ऑर्गेनिज्म में सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप ऑफ एली होंगे। मल्टीपल एली ये कॉन्सेप्ट बताती है कि एक जीन के एक से ज़्यादा एली भी हो सकते हैं, लेकिन एक डिप्लॉयड और ऑर्गेनिज्म में सिर्फ और सिर्फ 2 एली ही होंगे, राइट। हमने कहा था कि मल्टीपल एली किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? जीन म्यूटेशन की वजह से। और जो सारे के सारे मल्टीपल एली के जितने भी एक जीन के जितने भी मल्टीपल एलीज होते हैं एक ट्रेट के, वो सेम लोकस को क्या करते हैं? ऑक्यूपाई करते हैं,
राइट। अब ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम हमारे पास जो ह्यूमंस में है वो किसकी एग्जांपल है? मल्टीपल एली की एग्जांपल है। मल्टीपल एली में हम जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लड ग्रुप सिस्टम में हमने डिस्कस किया था, अगर एंटीजन इज़ प्रेजेंट ऑन द रेड सेल मेम्ब्रेन ऑफ एन इंडिविजुअल, द करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी विल बी एब्सेंट। मतलब कि जैसे कि ए है, हमारे पास ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए में हमारे पास ए के एंटीजन्स हैं। यही लाइन क्या है इस ब्लड ग्रुप सिस्टम में जो हमने पहले जो मेन डिस्कस किया था, अगर ए के एंटीजन्स हैं तो ब्लड में ए के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं होगी। एंटीबॉडी किसके खिलाफ होगी? जो कि हमारे पास ब्लड नहीं है। अगर हमारे पास ए है ब्लड तो एंटीबॉडी हमारे पास बॉडी में होगी बी ब्लड ग्रुप के साथ, बी एंटीबॉडी होगी, राइट। तो यही हमारे पास ये लॉ हमारे पास बताता था, लेंस स्ट्रेनर लॉ। उसके बाद जो हमारे पास व्हाट आर डिफरेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम, तो हमने कहा था द डिफरेंसेस इन ह्यूमन ब्लड आर ड्यू टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सर्टेन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, जो कि क्या है? एंटीजन्स। ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन है, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन्स हैं। ये एंटीजन्स कहाँ पे मौजूद होते हैं? RBCs की सरफेस पे। और जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो कहाँ पे मौजूद होती हैं? वो होती हैं प्लाज्मा में। इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कम्बिनेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। अच्छा, आगे हम चलते हैं ब्लड ग्रुप सिस्टम के ही। ब्लड ग्रुप सिस्टम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ब्लड ग्रुप सिस्टम हमारा एक बहुत ही MTCAT का एक बहुत ही मशहूर और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। अच्छा, ब्लड ग्रुप सिस्टम हमारे पास दो तरह का होता है। एक होता है मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम, एक होता है हमारे पास माइनर ब्लड ग्रुप सिस्टम। मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन है ना, उसने अप टू 30 मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम को रिकग्नाइज कर लिया, ठीक है। और माइनर ब्लड ग्रुप सिस्टम हमारे पास 200 से भी ज़्यादा माइनर ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हैं। मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम है हमारे पास, जो हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम और RH ब्लड ग्रुप सिस्टम, राइट। माइनर हमने कोई डिस्कस नहीं करना। जेनेटिक्स क्या है? जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की जो जीन है हमारे पास क्रोमोसोम 9 पे मौजूद होती है। A और B ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो डोमिनेंट है और ओवर B ब्लड ग्रुप सिस्टम को डोमिनेंस है। A और B जो ग्रुप की जीन्स हैं वो क्या है हमारे पास? वहीं डोमिनेंस, अभी हमने डिस्कस को डोमिनेंस है वो भी डिस्कस किया। और एक पर्सन के पास 2 कॉपीज़ ऑफ जीन्स ही होती हैं। हमने मल्टीपल एली में ही डिस्कस कर लिया था कि मल्टीपल एली बेशक एक जीन की बहुत सारी एली हो सकती हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही एली क्या होंगी? मौजूद होंगी। अच्छा, यहाँ पे एक और बात जो इम्पोर्टेंट है कि जो एंटीजन होता है रेड ब्लड सेल्स के ऊपर जो एंटीजन होता है वो हमारे पास कौन सी मॉलिक्यूल होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम हमारे पास क्या है? ये इसके में सबके पास नहीं होता, पहली बात। कुछ लोगों के पास नहीं भी होता। अगर तो ये प्रेजेंट है तो ब्लड क्या है? RH पॉजिटिव, अगर नहीं प्रेजेंट तो RH नेगेटिव। अच्छा, जैसे कि कुछ अगर पर्सन में जो ब्लड ग्रुप A है और उसके पास RH ब्लड ग्रुप सिस्टम B है तो वो हो जाएगा A पॉजिटिव। अगर उसके पास नहीं है तो वो हो जाएगा A नेगेटिव। और इसी तरीके से AB और O ब्लड के साथ भी सेम है। RH एंटीबॉडी नो नेचुरल एंटीबॉडीज़, पहली बात याद रखनी है। बट अब दूसरी बात इंपॉर्टेंट, बट आर प्रोड्यूस ओनली व्हेन RH पॉजिटिव ब्लड इज गिवन टू RH नेगेटिव पर्सन। ये आगे हम जो अलिस्टोब्लास्टोफर्टाइलिस जो हमने भी डिस्कस करना है उसमें भी हमने इस लाइन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी कि RH ब्लड ग्रुप सिस्टम जो RH एंटीबॉडीज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ तभी प्रोड्यूस होंगी जब RH पॉजिटिव ब्लड दिया जाएगा RH नेगेटिव पर्सन को, ठीक है। वंस परस्यूड दे परसिस्ट फॉर ईयर्स एंड कैन प्रोड्यूस सीरियस रिएक्शंस ड्यूरिंग सेकंड ट्रांसफ्यूजन्स। सेकंड ट्रांसफ्यूजन्स अगेन वहीं पे अरिथ्रोब्लास्टोफर्टाइलिस में हमने इसको डिस्कस करना है कि हमने डिस्कस किया भी था कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में इसके जो चांस जो इतनी ज़्यादा ये डेंजरस नहीं होता, लेकिन जैसे ही सेकंड प्रेगनेंसी में भी अगर दोबारा से यही कंडीशन आ जाए हमारे पास, दोबारा से वही वाली सारी की सारी प्रॉब्लम्स आ जाएं तो ये क्या करता है? बहुत ज़्यादा नुकसान देता है, बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है, ठीक है। अच्छा, 85% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ RH पॉजिटिव और 50% जो है हमारे पास वो पॉपुलेशन वर्ल्ड की क्या है डिफरेंट ह्यूमंस में वो RH नेगेटिव।
ह्यूमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न में हमने डिस्कस करना है वो एरिथ्रोब्लास्ट फटाइली। अच्छा, इसमें हमारे पास ये किसके लिए अकर होता है, आर एच इनकम्पेबिलिटी बिटवीन मदर एंड फीटस। ये हमारे पास एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज़ जो हैं हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो इम्यूनोग्लोबिन एम क्लास से बिलोंग करती हैं, जो कि लार्ज होते हैं और ये हमारे पास क्रॉस नहीं कर सकते प्लेसेंटा। जबकि आर एच एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो इम्यूनोग्लोबिन जी से क्लास से बिलोंग करती हैं और छोटी मॉलिक्यूल्स होते हैं ये, तो प्लेसेंटा को क्या कर सकते हैं, ये पास कर सकते हैं। इसलिए आर एच एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्रॉब्लम कॉज करती हैं। इसमें क्या होता है, आर एच नेगेटिव अगर मदर हो और बॉडी जो है बेबी जो हो वो आर एच पॉजिटिव हो। डायग्राम में हमने डिस्कस किया था कि अगेन पीछे अगर आर एच तभी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी जब आर एच प्लस आर एच पॉजिटिव ब्लड जो है वो गिवन किसको दिया जाएगा, आर एच नेगेटिव ब्लड को। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल बेबी जो है वो आर एच पॉजिटिव है उसका, और फीटस जो है मदर जो है हमारे पास वो आर एच नेगेटिव है। अब क्या होगा, अगर तो प्लेसेंटा से आर एच एंटीबॉडी आर एच जो ब्लड है फीटस का वो मदर की बॉडी में किसी तरीके से चला जाता है, तो क्या मसले होते हैं कि मदर की बॉडी क्या बनाएगी, एंटी आर एच पॉजिटिव एंटीबॉडीज़। ये एंटी आर एच एंड आर एच पॉजिटिव एंटीबॉडीज़ इस फीटस को क्या समझेंगी, एक पैथोजन, एक डेंजर। तो फीटस पे क्या करेंगे, अटैक करेंगी। फीटस क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है, उसको डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अकर्स ड्यू टू आर एच इनकम्पेबिलिटी बिटवीन मदर एंड फीटस, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि ब्लड अगर गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो तब कौन कौन से मसले जो है हमारे पास कॉज हो सकते हैं। हमारे पास जो सबसे पहले जो मसला है वो हमारे पास ये सारा प्रोसेस होता है ना, वो क्या होता है, अगर तो हमारे पास डोनर का फॉर एग्जांपल ब्लड जो है वो बी ब्लड ग्रुप सिस्टम है और रेसिपिडेंट का हमारे पास ए ब्लड ग्रुप सिस्टम है, तो क्या होता है, जो डोनर का बी ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसकी आर बी सीज में एंटीजन बी है और उसके पास कौन सी एंटीबॉडीज मौजूद हैं, एंटी ए एंटीबॉडीज़। और जो हमारे पास रेसिपिडेंट का ब्लड है, जो ब्लड ले रहा है, उसके ब्लड में वो ब्लड फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप ए है, उसके पास कौन सी हैं एंटीजन ए हैं उसके पास कौन सी एंटीबॉडीज़ होंगी, अगेंस्ट द बी ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब जैसे ही डोनर देगा रेसिपिडेंट को तो रिएक्शन होगा, जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो आपस में क्लम्ब बनाएंगे, रेड ब्लड सेल्स क्या हो जाएंगे, रेप्चर्ड हो जाएंगे, और अगर वो क्लम्ब बनाते हैं, क्लम्बिंग करते हैं, जिसकी वजह से फिर उस क्लम्बिंग से हमारे पास कैपिलरीज क्या हो सकती हैं, ब्लॉक हो सकती हैं। कैपिलरीज ब्लॉक होंगी तो जो रिस्क हो जाता है जो बेबी के मामले में ये सारा का सारा केस चल रहा है तब तो बहुत ही ज़्यादा डेंजर हो जाता है। अगर तो एक नॉर्मल इंसान, एक हेल्दी ह्यूमन की बॉडी में अगर ये रिएक्शन चल पड़े तब भी उसको मसला हो सकता है, क्योंकि अगर कैपिलरीज जाहिर सी बात है ब्लॉक हो गई हैं, जहाँ जहाँ पे भी बी ब्लड ग्रुप्स अपना जो है कांटेक्ट करेगा वहाँ पे कैपिलरीज ब्लॉक होंगी, ऑक्सीजन वहाँ पे मसल्स को नहीं मिलेगी और प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे हमने टेबल डिस्कस किया था सारा का सारा वही वाली है। इसमें हमने कहा था कि ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिडेंट, जो ओ ब्लड है वो हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल डोनर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जीन लिंकेज, जो हमारे पास है ना इनहेरिटेंस का चैप्टर। इनहेरिटेंस के चैप्टर में इसका मास्टर लेक्चर क्रिएट करना एक मुश्किल काम होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें आप चीज़ों को जो हैं सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादा लंबे लंबे टॉपिक्स हैं, तो हम सिर्फ वैसे वो डिस्कस कर रहे हैं जो शायद बच्चों को मुश्किल लगती हैं या शायद जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जीन लिंकेज में हमने डिस्कस किया था कि जो नंबर ऑफ जीन्स हैं एक सेल्स में वो हमेशा क्या होती हैं, ग्रेटर होती हैं देन दी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन हमारे पास जीन्स जो होती हैं वो हमारे पास बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, कम होती हैं। जीन्स जाहिर सी बात है ना, हमारे पास एक क्रोमोसोम पर लोकेट होती हैं लोकस में, और वो क्रोमोसोम्स हमारे पास एक ही क्रोमोसोम में बहुत सारी जीन्स जो है हमारे पास हो सकती हैं। ये जो जीन्स जो हैं हमारे पास जो होती हैं ना एक क्रोमोसोम्स में, अभी हमने डिस्कस भी किया है। अभी हम ऊपर चलते हैं दोबारा से, जो कहाँ था, हाँ ये जो हमारे पास जो जीन लिंकेज होता है हमने डिस्कस किया था क्या है, एक फिज़िकल रिलेशनशिप होता है
जीन लिंकेज में, राइट। अच्छा, जो जीन्स होती हैं हमारे पास वो सेम क्रोमोसोम में मौजूद होती हैं, ठीक है। अब वो जो जीन्स है ना जो सेम क्रोमोसोम में हैं वो ट्राई करती हैं या इनहेरिट भी होती हैं टुगेदर, मतलब कि मदर से पेरेंट से जो बेबी में है तो वो इनहेरेंट भी वो दोनों की दोनों जीन्स, फॉर एग्जांपल दो जीन्स है हमारे पास, एक हाइट की जीन है एक आई कलर की जीन है, अब वो सेम होमोलोगस क्रोमोसोम में मौजूद है। अब ये दोनों इनहेरेंट टुगेदर का मतलब क्या है कि वो दोनों की दोनों जीन्स ही एक साथ जो हैं वो बेबी में क्या जाएंगी, इनहेरिट होंगी, ट्रांसफ़र होंगी। दिस स्टेइंग टुगेदर ऑफ जीन्स, इसको हमने क्या नाम दे दिया था, जीन लिंकेज का, ठीक है। हमने डिस्कस किया था कि ये ऑटोसोमल भी लिंकेज हो सकता है, अगर जीन्स जो है जीन्स लिंक हैं हमारे पास ऑटोसोम्स में, उसको हम क्या नाम दे दिया था, ऑटोसोमल लिंकेज। ये सेक्स लिंकेज भी हो सकता है, अगर वहीं ये लिंकेज है हमारे पास जीन्स का सेक्स क्रोमोसोम्स में, तो ये हमारे पास कौन सा लिंकेज हो जाएगा, सेक्स लिंकेज हो जाएगा। लिंकेज फिर हमने ग्रुप्स के बारे में डिस्कस किया था कि लिंकेज ग्रुप क्या है हमारे पास, ये जो लिंक्ड जीन्स हैं जो कि सेम होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे पाई जाती हैं और जो हमारे पास ऐसा ग्रुप बन जाता है ना एक, इसको हमने नाम दे दिया था लिंकेज ग्रुप का, ठीक है। और हमारे पास जैसे कि हमने डिस्कस किया था ना सिकल सेल एनीमिया, लीकीमिया, एल्बिनिज्म, जो कि लिंकेज ग्रुप हैं क्रोमोसोम नंबर 11 पे। ये सारी की सारी जो ये सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकीमिया, एल्बिनिज्म, ये इनहेरिट टुगेदर होती हैं, ट्रांसफ़र एक ही साथ क्या होती हैं, इनहेरिट होती हैं। हमारे पास इसी तरह से हमने गाउट, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, और ये हमारे पास कौन से लिंकेज ग्रुप थे हमारे पास, एक्स क्रोमोसोम से, मतलब कि ये कौन सा लिंकेज था हमारे पास, सेक्स लिंकेज था। वापस चलते हैं हमारे पास जीन लिंकेज में, द नंबर ऑफ, वहीं जो इंपॉर्टेंट, द नंबर ऑफ जीन्स इन अ सेल इज़ फार ग्रेटर देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जाहिर सी बात है जीन्स हमारे पास किस में मौजूद होती हैं, क्रोमोसोम्स में, और एक क्रोमोसोम से बहुत सारी जीन्स क्या हो सकती हैं, प्रेजेंट हो सकती हैं। जीन लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम्स दे टेंड टू बी इनहेरिट टुगेदर इन अ जेनेटिक प्रोसेस आर सेड टू बी लिंक्ड जीन्स। लिंक्ड जीन्स में अभी हम हीमोफीलिया जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उससे पहले सेक्स लिंकेज, सेक्स लिंकेज क्या है, ट्रेट्स दैट कंट्रोल्ड बाय एलीज ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स आर सेड टू बी सेक्स लिंक एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड एज सेक्स लिंकेज। सेक्स लिंकेज हमने फिर ड्रोसोफिला में भी हमने डिस्कस किया था, राइट। सेक्स लिंकेज तो हमने दो तरह से डिसाइड किया था, हमारे पास एक्स लिंक्ड हमारे पास ट्रेट्स होते हैं और हमारे पास वाई लिंक होते हैं। जो एली हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम में मौजूद हो और उसका एली वाई क्रोमोसोम में ना मौजूद हो, वो हमारे पास एक्स लिंक, और जो एली हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वाई क्रोमोसोम में हो और एक्स क्रोमोसोम में ना हो, वो हमारे पास कौन सा हो जाएगा, वाई लिंक्ड। क्योंकि हमने अभी अगर आगे पीछे जाएं दोबारा से क्रोमोसोम्स, लेट्स सी, हाँ ये देखो यहाँ पे जो एक्स क्रोमोसोम है वो देखो बड़ा है, वाई क्रोमोसोम जो है वो छोटा है 17, 18, मतलब कि अगर एक्स क्रोमोसोम ये है, वाई क्रोमोसोम ये है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर जो एली हैं एक्स क्रोमोसोम में वो तो वाई क्रोमोसोम में नहीं होंगी ना, तो वो क्या हो जाएंगे, एक्स लिंक्ड। और जो यहाँ पर कुछ एलीज हैं वो अगर एक्स में नहीं हैं, ठीक है, तो वो कौन सी हो जाएंगी, वाई लिंक्ड हो जाएंगी। या फिर तो वाई जो अगर तो जो एक्स क्रोमोसोम में मौजूद हैं और वाई क्रोमोसोम में भी वो मौजूद हैं, तो उस ट्रेड्स को या उस सेक्स लिंकेज को हमने क्या नाम दे दिया था, सीडो ऑटोसोमल, या फिर तो एक्स वाई लिंक्ड या सीडो ऑटोसोमल लिंक्ड। अच्छा वापस चलते हैं सेक्स लिंक में, ड्रोसोफिला। सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स में हमने डिस्कस जो हमारे पास है ना सेक्स लिंकेज एंड ड्रोसोफिला, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप दोबारा से एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि इजी रह जाए आपके लिए, क्योंकि एमसीक्यूज उस हवाले से आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, चांसेस होते हैं। हीमोफीलिया एक इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर है एमसीक्यूज के लिए हवाले से। हीमोफीलिया क्या है, हमारे पास रेयर एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। पहली बात रिसेसिव ट्रेट है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स क्रोमोसोम्स है, अगर एक में एली जो है वो डोमिनेंट है, एक में रिसेसिव है, तो हमारे पास ये हीमोफीलिया का क्या है, कैरियर है। नॉर्मल एक्ट करेगी उसकी बॉडी, लेकिन वो कैरियर होगा हीमोफीलिया का। इसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ डिजीज़ कब कॉज होगी, जब दोनों के दोनों एली क्या हो जाएंगे, रिसेसिव हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है। हीमोफीलिया
इसमें होता क्या है, हीमोफीलिया जो पेशेंट का ब्लड होता है वो प्रॉपरली क्लॉथ नहीं कर सकता। इसको हम डिस्कस करते हैं कि क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज इट हैज़ ईदर रिडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ब्लड क्लॉथिंग फैक्टर्स। हमारे पास जो ब्लड क्लॉथिंग फैक्टर्स है ना, जो जब हमें चोट लगती है कोई, तो हमारा जो ब्लड निकल रहा होता है उस ब्लड को निकलने से जो रोकते हैं, हमारे पास बॉडी में 13 डिफरेंट ब्लड क्लॉथिंग फैक्टर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, जब भी हमें कोई कट लगता है ना, तो प्लेटलेट्स जो है ना हमारे ब्लड में, प्लेटलेट्स कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, रेड बोन मैरो में। रेड बोन मैरो कहाँ पे होता है, स्पॉन्जी बोन्स में, हमने डिस्कस किया था अभी पिछले लेक्चर्स में। अच्छा, जो हमारे पास ब्लड ऐसे लगता है तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं, स्टिकी बन जाते हैं और क्लम करते हैं टुगेदर। जहाँ पे चोट लगती है ना, वहाँ पे क्या हो जाते हैं, प्लेटलेट्स स्टिक हो जाते हैं और क्लम करते हैं टुगेदर, ताकि जो ब्लड है वो उस कट से बाहर कम से कम निकल सके। इसकी वजह से, या फिर तो ये एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स कहते हैं ना, ये एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स जो है ना, ये केमिकल्स को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स नहीं, जो उस जहाँ पे कट लगा होता है ना, वहाँ पे जो टिश्यूज जो डैमेज होते हैं, वो भी क्या करते हैं, केमिकल्स को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ये जो केमिकल्स जब रिलीज होते हैं ना प्लाज्मा में, इनको कहते हैं हम क्लोथिंग। ये जो है ना केमिकल्स, हमारे पास प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन्स को क्या कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं। उन प्रोटीन्स को हम क्या कर देते हैं, हम क्लोथिंग फैक्टर्स को। ठीक है, ये केमिकल्स जो एक्टिव प्लेटलेट्स और डैमेज टिश्यू क्या करता है, कट के अराउंड रिलीज करता है, ये प्रोटीन्स को और कुछ और केमिकल्स को जो हमारे प्लाज्मा में है, उसको क्या, जिनको हम क्लोथिंग फैक्टर्स कहते हैं, उनको एक्टिव कर देते हैं। ये क्लोथिंग फैक्टर्स हमारे बॉडी में 13 डिफरेंट क्लोथिंग फैक्टर्स हैं। जो हमारे पास सबसे आखिरी क्लोथिंग फैक्टर है वो हमारे पास कौन सा है, फिब्रोजिन। ठीक है, फिब्रोजिन हमारे पास क्या है, सॉल्युबल प्रोटीन। ये फिर हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है फिब्रिन में। फिब्रोजिन हमारे पास कौन सी है, सॉल्युबल प्रोटीन। ये हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन है। फिब्रिन हमारे पास फिब्रस प्रोटीन है, ये इनसॉल्युबल है। जैसे ही फिब्रोजिन, ये कैस्केड ऑफ रिएक्शन चलता है हमारे पास सबसे आखिरी क्लोथिंग फैक्टर पे जाके, अगर हमारे पास जब रिएक्शन पहुंचता है, जब सारा प्रोसेस चलता है, इसको कैस्केड ऑफ रिएक्शन कहते हैं ना, सीरीज ऑफ रिएक्शंस। जैसे ये पहुंचता है तो हमारे पास फिब्रोजिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिब्रिन इनसॉल्युबल है। अब वो एक नेटवर्क का मैश वर्क बनाता है कट एरिया में, जिसकी वजह से हमारे पास एक सॉलिड क्लॉथ बन जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो ब्लड है वो क्लॉथ होना रुक जाता है और ब्लड निकलना उस चोट से क्या हो जाता है, रुक जाता है। अब इसकी वजह से हीमोफीलिया ब्लड में ना, यही वो क्लोथिंग फैक्टर जो होते हैं ना, कोई जो इस रिएक्शन को, ये कैस्केड ऑफ रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, वो मिसिंग होते हैं। जैसे कि हीमोफीलिया ए में क्लोथिंग फैक्टर ए मिसिंग होता है, 8 मिसिंग होता है। हीमोफीलिया बी में क्लोथिंग फैक्टर 9 मिसिंग होता है। हीमोफीलिया सी में क्लोथिंग फैक्टर 11 मिसिंग होता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा मेन पॉइंट, इट इज़ अ सीरियस हेरिडिटरी डिजीज़ है, क्योंकि जो पेशेंट जो होता है वो क्योंकि ज़्यादा ब्लड अगर लॉस हो जाए तो उसकी डेथ भी हो सकती है। हीमोफीलिया हमारे पास 3 टाइप्स का है, ए, बी और सी। ए बी हमारे पास एक्स लिंक है, सी हमारे पास सेक्स लिंक रिसेसिव है, जबकि सी हमारे पास क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। और जो हीमोफीलिया सी है वो हमारे पास कॉमन होता है मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। Being X-linked recessive, hemophilia A, B affect men more than women, but hemophilia C affect both sexes equally because it's a autosomal trait है, of course, तो दोनों को equally affect करेगा. Chances for men to be affected by hemophilia A and B are double than a woman. Important MCQs है. A woman can suffer from hemophilia A or B only when she is homozygous for the recessive allele. बट अ मैन विद जस्ट वन रिसेसिव एली विल डिस्प्ले द ट्रेट। ये क्यों है कि मर्दों को ज़्यादा चांसेस होते हैं हीमोफीलिया के? ऑफ कोर्स मर्दों में XY है, फीमेल में XX है। अब मर्दों में अगर सिर्फ और सिर्फ हीमोफीलिया की जो एक्स लिंक ट्रेट है ना, एक्स में मौजूद है, ये हमारे पास हीमोफीलिया वाला, अगर वो एक्स में सिर्फ और सिर्फ एक एक्स में रिसेसिव हो गया तो मेल्स क्या करेंगे, हीमोफीलिया से सफ़र करेंगे। जबकि फीमेल्स में अगर एक एक्स में भी
जो हीमोफीलिया का करेक्टर जो एली है वो डोमिनेंट है, दूसरे में रिसेसिव है, तब हीमोफीलिया वाली वो कैरियर होगी, लेकिन उसका ब्लड क्या होगा, नॉर्मल होगा। फीमेल में हीमोफीलिया को कॉज करने के लिए क्या है, दोनों एक्स पे हमारे पास रिसेसिव एली होनी चाहिए, राइट। तो इसलिए फीमेल में ये चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। हीमोफीलिया ए बी जिगजैग मैटरनल ग्रैंडफादर के थ्रू क्या बनाता है, एक हमने जो इसका आपकी जो बुक में चार्ट्स बने हुए हैं, उस चार्ट्स में आप देखो तो जिगजैग पैटर्न बनता है। और हीमोफीलिया को जो दूसरा नाम है वो हमारे पास क्या है, रॉयल डिजीज़, ठीक है। आपकी पीटी की बुक के नीचे जो उस चार्ट के नीचे लिखा हुआ है ना, वहाँ पे आप देख सकते हो। अच्छा, इट कैन नेवर पास डायरेक्ट फ्रॉम फादर टू सन, बहुत इंपॉर्टेंट। जीन फॉर नॉर्मल इज HI एंड जीन फॉर हीमोफीलिया इज HI नहीं H सिर्फ। अच्छा, सेक्स लिंकेज में ना आई थिंक एक बात रह गई थी डिस्कस करने वाली जो इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल एक्स लिंकेज में नहीं, हमारे पास जीन लिंकेज में एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो शायद MCQs में पूछी जा सकती है। एक्स लिंक में फॉर एग्जांपल ये हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम है, यहाँ पर ये एलीज हैं। अगर तो इन एलीज के दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा है ना, ये डिस्टेंस डिपेंड करता है कि क्रॉसिंग ओवर होगी कि नहीं होगी। हमने अभी डिस्कस किया कि जो जीन लिंकेज में जो जीन्स होती हैं वो किसमें, वो कभी कभार लिंकेज ग्रुप बना लेती हैं। अब वो लिंकेज ग्रुप कितना स्ट्रॉन्ग होगा, या वो लिंकेज जो है ये एलीज के दरमियान में ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ये डिपेंड करता है इनके दरमियान में, जीन्स के दरमियान में डिस्टेंस कितना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये है, ठीक है, एक जीन, यहाँ पे जीन के दरमियान में डिस्टेंस क्या है, अगर कम है तो हमारे पास क्या है, लिंकेज क्या होगी, ज़्यादा होगी। लिंकेज ज़्यादा होगी तो क्रॉसिंग ओवर क्या होगी, कम होगी। ये हमारे पास जीन्स जो हैं वो अलहदा ही नहीं होंगे। देखिए, क्रॉसिंग ओवर कम होगी तो वेरिएशन कम होगी, वेरिएशन कम होगी तो एवोल्यूशन कम होगी, एवोल्यूशन कम होगी तो हमारे पास जो रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी की रेशो थी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगेन उल्टा चलो, अगर दो जीन के दरमियान में, जीन लिंकेज में जो दो जीन्स हैं उनके दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा है, जीन लिंकेज जो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। जीन लिंकेज वीक हो जाएगी तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बढ़ेंगे तो वेरिएशन बढ़ेगी, वेरिएशन बढ़ेगी तो एवोल्यूशन बढ़ेगी, एवोल्यूशन के चांसेस बढ़ेंगे, एवोल्यूशन के चांसेस बढ़ेंगे तो ऑफकोर्स रिकम्बिनेंट जो फ्रीक्वेंसी है उसके भी चांसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि MCQs में पूछा जा सकता है। लास्टली हीमोफीलिया A, B और C के दरमियान में, हीमोफीलिया A में क्लोथिंग फैक्टर A मिसिंग है, हीमोफीलिया B में क्लोथिंग फैक्टर 9, हीमोफीलिया C में क्लोथिंग फैक्टर 11। इसी के साथ हमारे पास जो फोर्थ टाइप ऑफ हीमोफीलिया होता है वो एक्वायर्ड हीमोफीलिया होता है, जो कि ऑटोसोमल एक डिजीज़ है, जो कि अगेन फैक्टर 8 जिसमें मोस्ट कॉमन होता है। फैक्टर 8 जो क्लोथिंग फैक्टर है वो है क्या है हमारे पास, इस इन दिस एक्वायर्ड हीमोफीलिया में मिसिंग होता है। होपफुली इनहेरिटेंस वाला मास्टर लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। हमने इसको सारा डिस्कस किया था, वी जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है। हमने उसको बस एक सुपर लेक्चर का मकसद होता है जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया जाए, जो कोई पॉइंट अगर रह गया है तो उसके बारे में डिस्कस किया जाए, कोई मुश्किल पॉइंट है तो उसके बारे में डिस्कस किया जाए, ठीक है। तो होपफुली एवरीथिंग ओके। अगर नहीं कोई चीज़ कुछ नहीं समझ आई तो अगेन आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। यू आर मोस्ट वेलकम।